हेलो स्टूडेंट्स, मैं अक्षर बंसल नालंदा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे यूरोप के फिजिकल मैप के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हम यूरोप का पॉलिटिकल मैप देख चुके हैं। आशा है उस वीडियो को आप देख चुके होंगे। तो आइए इसमें शुरू करते हैं यूरोप का फिजिकल मैप। यहाँ पर यूरोप का फिजिकल मैप पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक उसके बारे में जान लेते हैं। देखेंगे यूरोप के फिजिकल मैप में यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा बना हुआ है मैदान। यहाँ पर बने हुए हैं पर्वत उत्तर में और नीचे दक्षिण में क्या बनी है, पर्वत श्रृंखलाएं बनी हुई हैं। तो एक चीज इसकी जानेंगे, यूरोप के जितने भी देश हैं वहां पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। वहां पर महासागरीय जलवायु पाई जाती है। महासागरीय जलवायु की जो सबसे प्रमुख विशेषता होती है वो क्या होती है, उसका समकारी प्रभाव। उसका कौन सा प्रभाव, उसका समकारी प्रभाव। इसको बोलते हैं उसका मॉडरेट इफेक्ट। तो दो तरह की जलवायु होती है, एक होती है कॉन्टिनेंटल और एक होती है ओशियनिक। एक होती है महाद्वीपीय जलवायु, एक होती है महासागरीय। तो ज्यादातर देखेंगे आप सागर से घिरा हुआ है, नीचे भूमध्य सागर है, ऊपर आर्कटिक ओशियन है, यहाँ पे नॉर्थ सागर है, यहाँ पे बाल्टिक सागर है। तो सागर से घिरा हुआ है, इसलिए कैसी जलवायु पाई जाती है, महासागरीय। महासागरीय का मतलब है कि यहाँ पे ना तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है ना ही बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। इसलिए जब आपने सुना होगा पर्यटन के लिए, टूरिज्म के लिए जब देशों के नाम आते हैं तो यूरोप के कई देशों के नाम उसमें आते हैं। क्लियर है। तो एक एक करके यहाँ पर हम शुरू करते हैं कि यूरोप के जो फिजिकल मैप है उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण नदियां हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण पर्वत हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण झीलें हैं, सागर हैं, उन सबको एक एक करके हम देखते हैं। आइए शुरू करते हैं इसको। तो यहां पर हम सबसे पहले शुरू करते हैं। यहां पर एक बना हुआ है आइबेरिया प्रायद्वीप, यहां से शुरुआत करते हैं। देंगे ये जो पूरा एक प्रायद्वीप नुमा संरचना है इसको बोलते हैं हम आइबेरिया का प्रायद्वीप। यहां पे लिखा है आइबेरियन पेनिनसुला। क्लियर है। और यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण जलसंधि बनी है जिसका नाम है जिब्राल्टर जलसंधि। कई बार इसके बारे में हम पहले बता भी चुके हैं। जिब्राल्टर जलसंधि के बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिब्राल्टर जलसंधि किस किस को जोड़ती है, तो जिब्राल्टर जलसंधि अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिब्राल्टर जलसंधि के नीचे देखेंगे लिखा हुआ है यूके, जबकि जिब्राल्टर किसका दक्षिणी भाग है, स्पेन का। लेकिन जो जिब्राल्टर है वो किसके अधीन है वर्तमान में, वो यूके के अधीन आता है। क्लियर है। तो किस किस को जोड़ रही है, यहां पर भूमध्य सागर, यहां पर अटलांटिक महासागर। दूसरा कौन कौन से दो देशों को अलग कर रही है, तो यूरोप के स्पेन को अफ्रीका के मोरक्को से क्या कर रही है, अलग कर रही है। कौन सी जलसंधि, जिब्राल्टर। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जिब्राल्टर जलसंधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, की ऑफ मेडिटेरियन सी कहा जाता है। क्या मतलब होता है इसका, अगर कोई भूमध्य सागर में प्रवेश, अगर कोई जिब्राल्टर जलसंधि से प्रवेश कर गया तो पूरा यूरोप उसके लिए क्या हो जाता है, खुल जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं इसे भूमध्य सागर की कुंजी या ऐसे यूरोप की कुंजी इसको कहा जाता है। क्लियर है। ऊपर चलते हैं आइबेरिया प्रायद्वीप के बारे में। तो आइबेरिया प्रायद्वीप पर दो देश हैं, एक है स्पेन और यहां पर बना हुआ है लिस्बन यानी पुर्तगाल। दो देश हैं आइबेरिया प्रायद्वीप पर। अब देखेंगे यहां पर कई महत्वपूर्ण नदियां हैं, कई महत्वपूर्ण पर्वत हैं। कौन कौन से पर्वत हैं, एक पर्वत बना हुआ है कैंटाब्रियन पर्वत। कौन से देश में आता है, स्पेन में आता है। जितने पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं सारे एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इन पॉइंट्स को आप नोट करते रहेंगे, कौन सा पर्वत कहां पर है, कौन सी जलसंधि कहां पर है, सारे पॉइंट्स आप नोट करते रहेंगे। तो स्पेन का एक पर्वत हो गया कैंटाब्रियन पर्वत, स्पेन का एक और पर्वत हो गया सियरा नेवेदा पर्वत, स्पेन का एक और पर्वत हो गया सियरा मोरेना पर्वत। क्लियर है। कई महत्वपूर्ण नदियां यहां पे, जैसी एक यहां पर नदी है ग्वादी गवीर नदी है जो स्पेन की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। एक देखेंगे यहां पर एक नदी है टॉगस नदी। टॉगस नदी पे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पूरे आइबेरिया प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है, टॉगस नदी। दूसरा, जो पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, वो किस नदी के किनारे है, तो वो टॉगस नदी के किनारे स्थित है। क्लियर है। और भी कई नदियां हैं, जैसे एब्रो बनी है, जैसे डोरो बनी है, ये और भी कई नदियां हैं जो किसकी है, आइबेरिया प्रायद्वीप की नदियां। जब आइबेरिया प्रायद्वीप के उत्तर पे चलते हैं तो यहां पर एक पर्वत श्रृंखला बनी है जिसका नाम है प्रेनीस पर्वत। तो क्वेश्चन एक बनता है कि प्रेनीस पर्वत किन दो देशों के बीच में बाउंड्री बनाता है, तो ऊपर है फ्रांस और नीचे है स्पेन। तो फ्रांस और स्पेन के बीच में जो बाउंड्री बनाता है पर्वत, उसका नाम क्या है, प्रेनीस पर्वत। अब प्रेनीस पर्वत को जब हम पार करते हैं तो ये पूरा जो भाग बना है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रांस। तो आइए फ्रांस में देखते हैं फ्रांस में कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं यहां पर। तो फ्रांस को जब हम निकालते हैं तो आप देखेंगे फ्रांस में देखेंगे यहां पर कई महत्वपूर्ण नदियों का जाल बिछा हुआ है, यहां का मैदानी भाग भी है। इसलिए नगरीकृत पॉपुलेशन होने के बाद भी फ्रांस को किसानों का देश कहा जाता है। किसका देश कहा जाता है, कृषकों का देश। क्योंकि ये खाद्यान्न के मामले में कैसा देश है, एक आत्मनिर्भर क्या है, देश है। कौन सा, फ्रांस। अब देखते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण नदी है। देखेंगे यहां पर एक नदी बनी हुई है सीन।
अच्छा, नदियों के बारे में जान लेंगे कि ये ज्यादातर जो नदियां हैं वो उत्तर वाहिनी नदियां हैं। उत्तर वाहिनी मतलब उत्तर में जाके गिर रही हैं, चाहे वो इंग्लिश चैनल में गिर रही हो, चाहे वो उत्तरी सागर में गिर रही हो, तो ज्यादातर नदियां कैसी है, उत्तर वाहिनी। एक नदी को छोड़कर जिसको हम पढ़ेंगे डैन्यूब नदी, जो दक्षिण की ओर क्या हो रही है, प्रभावित। और भी पढ़ेंगे, एक रोन नदी भी है जो दक्षिण की ओर क्या होती है, प्रभावित। तो सीन नदी पे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो क्या है, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है, तो सीन नदी के किनारे पर। अच्छा, फ्रांस की जो सबसे बड़ी नदी है, तो यहां पर एक नदी बनी है लोयर, जो फ्रांस की सबसे बड़ी क्या है, नदी है। क्लियर पॉइंट। और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। यहां पे देखेंगे फ्रांस के चारों तरफ कुछ पर्वत श्रृंखलाएं जो इंपॉर्टेंट जो देशों के साथ क्या बनाती है, बाउंड्री बनाती है। जैसे एक पर्वत है यहां पे जुरा पर्वत, जुरा पर्वत आता है स्विट्जरलैंड में, और किस किस के बीच में बाउंड्री बनाता है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में बाउंड्री बनाता है। ये वही जुरा पर्वत है जो आप पढ़ते हैं जुरासिक पार्क। जो जुरासिक पार्क या जुरासिक शब्द जो बना वो किससे बना है, इसी जुरा पर्वत से उसका नाम पड़ा है। कहां पर आता है, स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर कौन सा पर्वत है, जुरा पर्वत। एक पर्वत और बना हुआ है यहां पे जिसका नाम है वोल्जेस पर्वत। वोल्जेस पर्वत किस किस के बीच में बाउंड्री बना रहा है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में क्या बना रहा है, बाउंड्री बना रहा है। एक और पर्वत बना है यहां पे आल्पस पर्वत, वो किस किस के बीच में बाउंड्री बनाता है, तो फ्रांस और इटली के बीच में बाउंड्री कौन सा पर्वत बना रहा है, आल्पस पर्वत बनाता है। अब देखेंगे यहां पर ये जो वोल्जेस पर्वत है, इसी के पास में एक और पर्वत बना हुआ है ब्लैक फॉरेस्ट। इसमें देखेंगे क्या क्वेश्चन बनते हैं, देखेंगे यहां पर, देखेंगे इनकी लोकेशन कैसी है। ये यहां पर है वोल्जेस पर्वत, यहां पर है आपका ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, और बीच में एक नदी बह रही है जिसका नाम है राइन नदी। ये जो वोल्जेस पर्वत है ये कहां पर है, फ्रांस में। ये जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है ये कहां पर है, जर्मनी में। और जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो नदी सीमा बना रही है वो कौन सी नदी है, राइन नदी। अब देखेंगे क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। वोल्जेस पर्वत किस देश में, फ्रांस में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में, जर्मनी में। फ्रांस और जर्मनी के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है, राइन नदी। भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी तो वो कौन सी नदी है, राइन नदी। भ्रंश घाटी क्या होता है उसको हम पहले बता चुके हैं, उसको फिर से सुन लेंगे। जब चट्टान का बीच का भाग नीचे की ओर धंस जाए, दोनों भाग ऊपर खड़े रह जाएं, तो उठे हुए भाग को तो बोलते हैं ब्लॉक पर्वत, और जो भाग धंस जाता है उसको हम बोलते हैं भ्रंश घाटी। तो जो राइन नदी है वो भ्रंश घाटी में बहने वाली क्या है, नदी है। किन दो देशों के बीच में बाउंड्री बनाती है, तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में वो क्या बना रही है, बाउंड्री बनाती है। क्लियर है। जब हम इससे ऊपर चलते हैं तो यहां पर आप देखेंगे एक क्षेत्र बना है जिसको बोलते हैं पोल्डर लैंड। ये पोल्डर लैंड क्या है, तो पोल्डर लैंड आता है नीदरलैंड में। क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है, जब आप एटलस में पोल्डर लैंड को देखेंगे तो इसको पर्पल से कलर का इसको बनाया हुआ होता है। क्यों होता है भाई अलग कलर का ये, क्योंकि नीदरलैंड में भूमि का भाग कम था तो उन्होंने समुद्र में भूमि का विस्तार कर दिया, और वहीं पर उस भाग को ही हम क्या बोलते हैं, पोल्डर लैंड उसको कहा जाता है। कौन से भाग को, जो समुद्र में हमने विस्तार किया है उसको क्या बोलते हैं, हम पोल्डर लैंड उसको हम कहते हैं। क्लियर पॉइंट। तो पोल्डर लैंड जो भाग है वो कहां पर आता है, वो आता है नीदरलैंड। अब चलते हैं यहां पर, हम आते हैं जर्मनी में आते हैं। जर्मनी में कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि जर्मनी में कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन से पर्वत हैं, वो वाले क्वेश्चन बनते हैं, उसको देखते हैं हम। तो निकालते हैं जर्मनी, इसमें देखेंगे यहां पे देखेंगे एक तो हमने बता दिया यहां पे कौन सा, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में। एक और महत्वपूर्ण पर्वत बना है हॉर्ज पर्वत। ये हॉर्ज पर्वत का नाम आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे जब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन, पर्वतों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। तो एक प्रकार के पर्वत होते हैं उनको बोलते हैं हॉर्स्ट पर्वत। तो वो नाम जो हॉर्स्ट पर्वत पड़ा है वो कहां से पड़ा है, जर्मनी के हॉर्ज पर्वत के नाम पे वो नाम पड़ा हुआ है। क्लियर है। हॉर्ज पर्वत कहां है, जर्मनी। अब देखेंगे और कई महत्वपूर्ण नदियां यहां पर बहती है। एक नदी बह रही है एल्बे, एक नदी राइन हम बता ही चुके हैं, एक नदी बह रही है ऑडर, और एक बहुत महत्वपूर्ण नदी बह रही है जिसका नाम क्या है, डैन्यूब। पढ़ते हैं इसके बारे में। देखेंगे जो ऑडर नदी है वो पोलैंड और जर्मनी के बीच में क्या बनाती है, बाउंड्री बनाती है। दूसरा, एक नदी यहां पर बनी नहीं हुई है, एटलस में दी नहीं होती है, वो होती है स्प्री नदी। कौन सी नदी, स्प्री। तो जो स्प्री नदी है वो उस नदी के किनारे कौन सा देश है, कौन सा नगर है, तो बर्लिन जो जर्मनी की राजधानी है वो किस नदी के किनारे है, स्प्री नदी के किनारे स्थित है। अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा हम किसके बारे में, डैन्यूब के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। डैन्यूब यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दुनिया के सबसे अधिक देशों में बहने वाली भी क्या है, नदी। टोटल 10 देशों में बहती है। कौन सी नदी, डैन्यूब नदी। अच्छा, निकल कहां से रही है, तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है, और नीचे देखेंगे यहां पर एक झील बनी है काला सागर झील, वहां पे जाके क्या हो जाती है, गिर जाती है। क्लियर है। कौन सी नदी के बारे में बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हम डैन्यूब नदी के बारे में।
अच्छा, अब बात करें कि कौन कौन से देशों से होके बहती है ये डैन्यूब नदी, तो उसको देख लेते हैं कौन कौन से देशों से होके बहती है। तो निकाल लेते हैं हम उसका पॉलिटिकल मैप और उसमें देखते हैं कौन कौन से देशों से होकर बह रही है। तो देखेंगे यहां से जर्मनी से निकल रही है, तो एक तो जर्मनी में बह रही है, नीचे आई ऑस्ट्रिया में, यहां पर बह रही है, फिर यहां पर गई स्लोवाकिया में, तीसरे देश में बह रही है, फिर चौथी आई कहां पर, हंगरी में बह रही है, फिर आया पांचवा आपका क्रोशिया में बह रही है, फिर आया छठवा आपका कहां पर बह रही है, सर्बिया में बह रही है, फिर देखेंगे यहां पर आया बुल्गारिया, फिर देखेंगे यहां पे आया रोमानिया, यहां पर आया आपका यूक्रेन, और एक जो 10वां देश है वो कौन सा है, मालडोवा। और यहां पे रोमानिया में आप देखेंगे तो यहां पे रोमानिया में ये काला सागर में मिल जाती है, और दूसरा यहां पर इसका क्या बनता है, रोमानिया में इसका क्या बन जाता है, डेल्टा। तो टोटल कितने देशों में बह रही है, 10 देशों में बह रही है। कौन सी नदी, डैन्यूब। अच्छा, कौन कौन से देशों की राजधानी है, तो एक तो स्लोवाकिया की राजधानी है ब्रातिस्लावा, वो कहां पर है, डैन्यूब नदी पे। दूसरा ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, वो भी किस नदी पे है, डैन्यूब नदी पे। और जो सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड, वो किस नदी पे है, डैन्यूब नदी पे। और जो हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, वो भी किस नदी के किनारे है, वो भी डैन्यूब नदी के किनारे है। अच्छा, कई देशों के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है। कौन कौन से देश हैं, एक बनाती है हंगरी और स्लोवाकिया के बीच में, एक बनाती है सर्बिया और क्रोशिया के बीच में, और एक बनाती है रोमानिया और बुल्गारिया के बीच में क्या बनाती है, बाउंड्री बनाती है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनती है किस नदी के ऊपर, डैन्यूब नदी के ऊपर। फिर से चलते हैं हम अपने फिजिकल मैप में कि कौन कौन सी और नदियां हैं। तो यहां पर हम आ जाते हैं, फिर से जर्मनी के पास आ जाते हैं। तो यहां पे हमने कहां तक देख लिया, जर्मनी तक, और आगे बढ़ती है। यहां पर आप देखेंगे एक और महत्वपूर्ण नदी बह रही है जिसका नाम है यहां पर ये बना है वर्षा, और वर्षा के निकट एक नदी बह रही है जिसका नाम है विस्चुला। तो जो विस्चुला नदी है उसके किनारे पर पोलैंड की राजधानी वर्षा है, वो किस नदी के किनारे है, विस्चुला नदी के किनारे स्थित है। क्लियर है। एक देखेंगे यहां पर एक प्रायद्वीप बना है जूटलैंड, ये प्रायद्वीप इस तरह का प्रायद्वीप बना हुआ है। कौन सा देश स्थित है जूटलैंड प्रायद्वीप पर, तो जूटलैंड प्रायद्वीप पर डेनमार्क जो देश है वो स्थित है, किस प्रायद्वीप पर, जूटलैंड पर। और इंपॉर्टेंट देखेंगे जर्मनी में एक महत्वपूर्ण नहर है जिसका नाम है कील नहर। कौन सी नहर, कील। किस देश में, जर्मनी में। किस किस को जोड़ती है, तो यहां पर है बाल्टिक सागर, और यहां पर है आपका उत्तरी सागर, और यहां पर है आपका बाल्टिक सागर। इन दोनों को जो जोड़ने वाली नहर है उसी को हम कौन सी नहर बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम कील नहर, उसको कहा जाता है। क्लियर है। और देखते हैं हम यहां पर एक महत्वपूर्ण पर्वत बना हुआ है जिसका नाम है आल्पस पर्वत। अब देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बनती है यहां पे। तो आल्पस पर्वत पे देखेंगे, ये बना हुआ है आपका आल्पस पर्वत। कौन कौन से देशों में विस्तार है, तो यहां पर है फ्रांस, यहां पर है आपका स्विट्जरलैंड, ऊपर है आपका यहां पे जर्मनी, यहां पर है ऑस्ट्रिया, यहां पे है आपका स्विट्जरलैंड, नीचे इटली। इन देशों में किसका विस्तार है, आल्पस पर्वत का। अच्छा, जिन देशों में इसका विस्तार है उनको कौन से देश कहा जाता है, उनको बोला जाता है अल्पाइन कंट्रीज, उनको कहा जाता है। ये पर्वतों का एक वर्गीकरण भी है, क्लासिफिकेशन में भी हम पढ़ते हैं अल्पाइन श्रेणी के पर्वत, वहां पर भी हम नाम पढ़ते हैं आल्पस पर्वत का। क्लियर है। अच्छा, आल्पस पर्वत किस तरह के पर्वत का उदाहरण है, तो आल्पस पर्वत नवीन वलित पर्वत का क्या है उदाहरण। इसको बोलते हैं न्यू फोल्डिंग माउंटेन भी इसको कहा जाता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यू फोल्डिंग माउंटेन। अच्छा, होते क्या है ये, तो नवीन वलित का पर्वत का मतलब है जैसे मान के चलिए चट्टान है, दोनों तरफ से तनाव बल लगता है तो चट्टान में क्या पड़ जाती है, मोड़ पड़ जाते हैं, उससे जो पर्वत बनते हैं उन्हीं को हम कौन से पर्वत बोलते हैं, नवीन वलित पर्वत बोलते हैं। जो हिमालय है वो भी किसका उदाहरण है, नवीन वलित पर्वत का क्या है उदाहरण, न्यू फोल्डिंग माउंटेन का क्या है उदाहरण। एक बार हमने देखा एग्जाम में क्वेश्चन आया, उसमें दोनों ऑप्शन थे, प्राचीन वलित पर्वत और नवीन वलित पर्वत, दोनों उसमें क्वेश्चन थे, तो उसका सही आंसर क्या था, नवीन वलित पर्वत का क्या है उदाहरण। आल्पस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, मोंट ब्लांक, जो यूरोप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है। आल्पस पर्वत पे देखेंगे, आल्पस पर्वत के पास में ही एक झील बनी है जिसका नाम है लेक कॉन्स्टांस झील। लेक कॉन्स्टांस झील 3 देशों में बाउंड्री लगती है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और फ्रांस, इन 3 देशों से, स्विट्जरलैंड, इन 3 देशों से बाउंड्री किसकी लगती है, लेक कॉन्स्टांस नदी की झील की बाउंड्री लगती है। अच्छा, आल्पस पर्वत से देखेंगे ऊपर एक नदी निकल रही है जिसका नाम है राइन नदी। आल्पस पर्वत के उत्तर में एक नदी निकल रही है राइन, और आल्पस पर्वत के दक्षिण में भी एक और मिलती जुलती नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, रोन नदी।
ऊपर वाली राइन, नीचे वाली रोन। जो राइन नदी है वो यूरोप का सबसे व्यस्त अंतः स्थलीय जलमार्ग क्या करती है, प्रदान करती है। मतलब सबसे बिजी वाटरवेज प्रदान करती है। वो कौन सी नदी प्रदान करती है? राइन। कितने देशों में बहती है? टोटल 6 देशों में बहती है। कौन कौन से देश हैं देखते हैं उसको हम। तो देखेंगे जब आप इसका पॉलिटिकल मैप निकालेंगे तो देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से देशों से बह रही है। तो पहले तो आल्प्स पर्वत से निकल रही है, इसका मतलब हो गया स्विट्जरलैंड। फिर एक देश हो गया स्विट्जरलैंड, यहां पर इसी से लगा हुआ कौन सा है? ऑस्ट्रिया। यहां पर कौन सा है? फ्रांस। यहां पर कौन सा है आपका? जर्मनी। और यहां पर एक और छोटा सा देश बना हुआ है आपका लिechtenstein। यहां पर ऊपर आपका एक देश बना है कौन सा? ऊपर एक और देश बना हुआ है आपका नीदरलैंड। इन देशों से कौन सी नदी बह रही है? राइन नदी इन देशों से टोटल 6 कंट्रीज से होकर क्या करती है? बहती है। फिर से निकालते हैं फिजिकल मैप हमारा। तो इसके बाद आप देखेंगे राइन नदी के बाद जब आप देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे ये तो हो गई किसके बारे में बात? राइन नदी। अच्छा, राइन नदी कहां पे जाके गिर रही है? तो उत्तरी सागर जो नॉर्थ सी है वहां पे जाके ये क्या हो जाती है? गिर जाती है। राइन नदी जब मिलती है किससे? उत्तरी सागर से। वहां पर एक बंदरगाह बना है जिसका नाम है रोटरडम बंदरगाह। रोटरडम बंदरगाह दुनिया यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह माना जाता है। क्लियर है पॉइंट? अच्छा, नीचे जो नदी बह रही थी रोन नदी, वो किन देशों से होकर बह रही है? तो 2 देशों से होकर बहती है। एक है आपका स्विट्जरलैंड और एक कौन सा है? फ्रांस। 2 देशों से होकर बहती है। कौन सी नदी? रोन नदी। क्लियर है? अब आते हैं आल्प्स पर्वत के नीचे। आल्प्स पर्वत के नीचे आती है तो यहां पर बना हुआ है ये कौन सा बना है? इटली। कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इटली पर। सबसे पहला तो क्वेश्चन बनता है, यहां पर एक नदी बनी है जिसका नाम है पो नदी। तो इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? पो नदी को। इटली की सबसे लंबी नदी वो भी कौन सी नदी है? पो नदी। और दूसरी महत्वपूर्ण नदी है तो यहां पर ये बना है रोम और ये बनी है वेटिकन सिटी। यहीं पर एक नदी बहती है जिसका नाम है टाइबर नदी। तो क्वेश्चन बन जाता है इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे स्थित है? टाइबर नदी के किनारे स्थित है। क्लियर है? एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला बनी है यहाँ पे एपेनाइन पर्वत श्रृंखला। किस देश में आ रही है? वो आ रही है इटली में आपकी। एक और देखेंगे, अब देखेंगे यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण ज्वालामुखी हैं यहाँ पर। एक बना है यहाँ पे माउंट विसुवियस, एक यहाँ पर बना हुआ है माउंट एटना और इसी के ऊपर एक आइलैंड बना है जिसका नाम है लिपारी द्वीप। यहाँ पर एक तीसरा ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट स्ट्रोम्बोली। तो ये 3 महत्वपूर्ण ज्वालामुखी हैं कहां के? इटली के। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सक्रिय ज्वालामुखी कौन से हैं, कौन से सुषुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इनके बारे में देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहां पर आप देखेंगे माउंट स्ट्रोम्बोली जो है वो किस द्वीप पर है? लिपारी द्वीप पर। सिसिली द्वीप पर कौन सा ज्वालामुखी है? एटना। और जो विसुवियस है वो किस पर है? तो उसको बोलते हैं नेपल्स की खाड़ी पर स्थित है। कौन सा ज्वालामुखी? विसुवियस। अच्छा, माउंट स्ट्रोम्बोली और माउंट एटना दोनों कैसे ज्वालामुखी के उदाहरण है? एक्टिव। एक्टिव मतलब उनसे उद्गार हो रहा है। और जो माउंट विसुवियस है उसको कैसा ज्वालामुखी माना जाता है? तो उसको बोलते हैं हम सुषुप्त ज्वालामुखी, या उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम डोरमेंट वोल्केनो। डोरमेंट का मतलब है जो अभी सोया हुआ है। हालांकि जब हम कई बुक्स में हम देखते हैं तो वहां पे नाम लिखा रहता है कि भाई ये विसुवियस भी कैसा ज्वालामुखी है? एक्टिव। लेकिन चूंकि हमारी जो मैक्सिमम बुक्स है उसमें विसुवियस को कैसा बताया हुआ है? डोरमेंट, या उसको सुषुप्त ज्वालामुखी के रूप में बताया हुआ है। क्लियर है? और देखते हैं। अच्छा, ये जो सिसिली द्वीप है ये हम पहले बता चुके हैं, ये भूमध्य सागर का सबसे बड़ा क्या है? द्वीप। ये पूरा जो भूमध्य सागर है इसका सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है? सिसिली द्वीप। क्लियर है पॉइंट? अब देखेंगे और भी कई महत्वपूर्ण द्वीप बने। एक बना है यहाँ पे सार्डिनिया द्वीप जो किसके अधीन है? इटली के अधीन। एक बना है यहाँ पे आपका कोर्सिका द्वीप जो किसके अधीन है? जो किसके अधीन है? फ्रांस के अधीन है। क्लियर है? अब देखेंगे यहाँ पे कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? एक देखेंगे यहाँ पे सागर बना है टायरेनियन सागर, और यहाँ पर एक सागर बना है आयोनियन सागर। इन दोनों को जो जोड़ने वाली जल संधि है उसका नाम है स्टेट ऑफ मसीना। तो मसीना जल संधि किस किस सागरों को जोड़ती है? टायरेनियन सागर और आयोनियन सागर। और किसको अलग करती है? तो ये है इटली की मुख्य भूमि और ये है इटली का सिसिली द्वीप। इन दोनों को क्या करती है? अलग। यहां पे देखेंगे एक और जल संधि बनी है जिसका नाम है स्टेट ऑफ बोनिफेशियो। किस किस को अलग कर रही है? कोर्सिका द्वीप फ्रांस के और सार्डिनिया द्वीप इटली को क्या कर रही है? अलग कर रही है। किसको जोड़ रही है? तो यहां पर देखेंगे यहां पर बना हुआ है भूमध्य सागर और ये है टायरेनियन सागर। इन दोनों को क्या करती है? जोड़ती है। क्लियर है पॉइंट? अब देखेंगे इटली को पार करके यहां पर हम, अच्छा एक पॉइंट और था
कि जो पो नदी है उसके मैदान को क्या कहा जाता है, उसके मैदान को कहा जाता है लोम्बार्डी का मैदान, उसको कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, लोम्बार्डी का मैदान उसको कहा जाता है। ये लोम्बार्डी का मैदान किस लिए फेमस है, तो ये है चावल की उत्पादन के लिए फेमस है। कौन सा मैदान, लोम्बार्डी का मैदान। क्लियर। अच्छा, इटली के इधर आएंगे तो यहां पर देखेंगे एक सागर बना हुआ है जिसका नाम क्या है, एड्रियाटिक सागर यहां पे बना हुआ है। दूसरा देखेंगे एड्रियाटिक सागर से, एड्रियाटिक सागर के नीचे एक और सागर है जिसका नाम है आयोनियन सागर। इन दोनों को जो जोड़ने वाली जल संधि है वो कौन सी है, ओट्रांटो जल संधि। ओट्रांटो जल संधि किस किस को जोड़ रही है, एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को। कौन से तो देशों को अलग कर रही है, तो यहां पर एक देश है, ये राजधानी बनी है तिराना, किसकी राजधानी है, अल्बानिया की, और इटली, तो अल्बानिया और इटली को ये जल संधि क्या करती है, अलग करती है। क्लियर पॉइंट। अब जैसे ही हम एड्रियाटिक सागर को पार करेंगे तो ये वाला जो प्रायद्वीप है इसको बोलते हैं हम बाल्कन प्रायद्वीप। इसको क्या कहा जाता है, बाल्कन प्रायद्वीप इसको कहा जाता है। निकाल लेते हैं हम बाल्कन प्रायद्वीप को, यहां पे निकाल लेते हैं। तो बाल्कन प्रायद्वीप को जब हमने निकाला तो अब देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन यहां पर बाल्कन प्रायद्वीप पर बनते हैं। अच्छा, बाल्कन प्रायद्वीप है कौन सा, तो देखेंगे ये वाला जो पूरा ये जो प्रायद्वीप है, यहां पर एक पर्वत है बाल्कन माउंटेन, तो इस पूरे हिस्से को हम कौन सा प्रायद्वीप बोलते हैं, बाल्कन प्रायद्वीप बोलते हैं। हमने अपने पॉलिटिकल मैप में ये बताया था कि बाल्कन स्टेट में कौन कौन से देश आते हैं, आशा है वो वाला वीडियो आपने देखा हुआ हो। देखते हैं यहां पे क्या क्या क्वेश्चन बनती है। देंगे एक महत्वपूर्ण पर्वत है, एक तो पढ़ के आए हम आल्पस पर्वत, यहां पर एक और आल्पस पर्वत है जिसको बोलते हैं डेनारिक आल्पस पर्वत, जो मुख्य रूप से किस देश में आता है, जो मुख्य रूप से क्रोएशिया के भाग में आता है। क्लियर है। यहां पे देखेंगे हंगरी का मैदान बना हुआ है। हंगरी के मैदान को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है पुस्ताज, इसको हम बोलते हैं पुस्ताज। तो एक हमने पढ़ा था कि क्रोएशिया में इसको बोलते हैं हम स्टेपी, और उसी को हंगरी में हम क्या बोलते हैं, पुस्ताज, उसको हम कहते हैं। क्लियर है। अब यहां पर एक देश है जिसका नाम है ग्रीस। ग्रीस में देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्वत है। तो यहां पर एक पर्वत बना है फिंडस पर्वत, और एक और पर्वत बना हुआ है पेलोपोनीस पर्वत, और एक और चोटी बनी हुई है जिसका नाम है ओलंपस। ओलंपस वही स्थान है, वही नाम है जिस पर ओलंपिक गेमों का नाम रखा गया है। कौन सा पर्वत, ओलंपस पर्वत। क्लियर है पॉइंट। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखेंगे एक सागर बना हुआ है, इसको बोलते हैं हम एजियन सागर, और ये वाला जो भाग था ये है तुर्की का एशियाई भाग, और ये है तुर्की का कौन सा भाग, यूरोपीय भाग। हमने बताया था यहां पे कौन सा शहर है, इस्तांबुल शहर है, किसका, तुर्की का। यहां पर एक सागर बना है, ये है काला सागर झील। ये है आपका कौन सा, ये यहां पर बना हुआ है आपका मरमरा सागर। कौन सा, मरमरा सागर। और यहां पे कौन सा सागर बना है, एजियन सागर। अब देखेंगे क्वेश्चन क्या बनते हैं। काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ने वाली जल संधि, तो यहां पर एक जल संधि का नाम लिखा है बॉस्पोरस जल संधि। दूसरा क्वेश्चन, मरमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ने वाली जल संधि, तो ये एटलस में कई बार दी नहीं होती है, उसको आप वहां पे आप लिख लेंगे, उसको बोलते हैं हम दार्दानेलेस जल संधि, उसको कहा जाता है, जो किसको जोड़ती है, जो मरमरा सागर और एजियन सागर को क्या करती है, जोड़ती है। क्लियर पॉइंट। अब इसके हम थोड़ा उत्तर में चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, यहां पे आएंगे तो यहां पे देखेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण झील बनी है जिसका नाम है काला सागर झील। कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। काला सागर झील में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन सी नदियां गिर रही हैं काला सागर में। तो देखेंगे जब आप काला सागर निकालेंगे तो यहां पे ये देखेंगे, ये नदी आ रही है नीस्टर, ये नदी आ रही है नाइपर, ये नदी आ रही है डोनेट्स, ये आपकी यहाँ पर एक नदी आ रही है बग। ये सारी नदियाँ कहाँ पर गिनती है, काला सागर। एक और बताया था हमने कौन सी नदी, डैन्यूब नदी। क्लियर है। ये सारी नदियाँ किस में गिर रही है, काला सागर। एक और क्वेश्चन बनता है कि काला सागर से लगे देश कौन कौन से हैं, तो उसके लिए हम देखते हैं काला सागर से कौन कौन से देशों की बाउंड्री लगी है, तो उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जब आप निकालेंगे तो आप देखते हैं काला सागर से कौन कौन से देश लगे। पहला यहाँ पर हो गया, ये पूरा कौन सा है, तुर्की, तो ये पहला हो गया तुर्की। दूसरा हो गया आपका कौन सा, बुल्गारिया। तीसरा हो गया कौन सा आपका, रोमानिया। चौथा हो गया यहाँ पे आपका कौन सा, ये हो गया यूक्रेन। यहाँ पे आएंगे, ये कौन सा हो गया आपका, पांचवा रशिया। और यहाँ पे थोड़ा सा भाग लगता है किसका, कजाकिस्तान, सॉरी जॉर्जिया का, जो ट्रांसकॉन्टिनेंटल देश है जॉर्जिया, वो कौन सा देश है, छठवां देश। तो ये वो 6 देश हैं जिनकी बाउंड्री किससे लगती है, काला सागर से जिसकी बाउंड्री लगती है।
अब देखते हैं यहां पर काला सागर से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण भाग है जिसको हम यहां पर देखते हैं कि उस पर क्या क्वेश्चन बना है उसमें। तो यहां पे देखेंगे एक सागर बना है अजोव सागर, एक यहां पे प्रायद्वीप बना है जिसको बोलते हैं क्रीमिया प्रायद्वीप। इसका हमने क्यों चर्चा में रहा था उसको बताया था कि इस पर रूस ने अपना अधिकार कर लिया है, लेकिन यूक्रेन इसको अभी भी अपने अधिकार क्षेत्र में मानता है। किसको? क्रीमिया प्रायद्वीप को। अच्छा, क्रीमिया प्रायद्वीप और रूस के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है कर्च जल संधि। कौन सी जल संधि है? कर्च। तो कर्च जल संधि किस किस को जोड़ रही है? तो यहां पर है अजोव सागर और यह है काला सागर, इन दोनों को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी हो गई? कर्च जल संधि हो गई। क्लियर पॉइंट। एक बहुत महत्वपूर्ण पर्वत बना है यहाँ पे कॉकेसस पर्वत। हम बता चुके हैं कॉकेसस पर्वत पे कौन कौन से देश आते हैं। तो 3 सबसे महत्वपूर्ण देश कौन से हैं? अजरबैजान, जॉर्जिया और आर्मेनिया। और रूस भी किससे टच होता है? इस कॉकेसस पर्वत से टच होता है। जो जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान है उनको कौन से स्टेट कहा जाता है? उनको कॉकेसस स्टेट कहा जाता है। अच्छा, जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुस, कौन सी चोटी है? माउंट एल्ब्रुस, वो यूरोप की सबसे ऊंची क्या है? चोटी। क्लियर पॉइंट है। तो ये पढ़ा हमने किसके बारे में? कॉकेसस पर्वत के बारे में। थोड़ा सा और उत्तर में लेते हैं, देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो थोड़ा सा उत्तर में चलेंगे तो हम आ जाएंगे रूस में, और रूस में कई महत्वपूर्ण नदियां यहां पर बह रही हैं जिसके बारे में हमको पढ़ना है। कौन कौन सी है वो? तो यहां पे देखेंगे एक महत्वपूर्ण पर्वत बना हुआ है यहां पे जिसको बोलते हैं हम यूराल पर्वत। ये पूरा यूराल जो पर्वत है वो एशिया और यूरोप को क्या करता है? अलग करता है। इसी यूराल पर्वत से एक नदी निकलती है जिसको हम कौन सी नदी बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम कौन सी नदी? यूराल नदी। अच्छा, यूराल नदी कौन कौन से देशों में बहती है? तो कजाकिस्तान और रूस में बहती है। कौन सी नदी? यूराल। और गिरती कहां पर है? तो कैस्पियन सागर में वो क्या कर जाती है? गिर जाती है। कौन सी नदी? तो एक नदी है यहाँ पे यूराल नदी। किस में गिरती है? कैस्पियन सागर। एक और बहुत महत्वपूर्ण नदी है यहाँ पे जिसको बोलते हैं हम वोल्गा नदी। जो वोल्गा नदी है वो किस में गिरती है? वो कैस्पियन सागर में गिरती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूरोप की सबसे लंबी नदी। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा। अच्छा, कई जगह ऐसा मिलता है कि वोल्गा नदी को किससे जोड़ दिया गया है? डॉन से। और जो डॉन नदी है वो किस में गिरती है? अजोव सागर में गिरती है। क्लियर है। अच्छा, 2 नदियां और बताई थी यहाँ पे हमने, एक है नाइपर और एक और कौन सी है? एक और नदी बताई थी यहाँ पे नीस्टर। इसमें क्या क्वेश्चन बनता है? तो नीस्टर नदी मालडोवा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। दूसरा पॉइंट, जो नीस्टर नदी है वो मालडोवा और यूक्रेन की क्या बनाती है? बाउंड्री बनाती है। और यहां पर देखेंगे नाइपर नदी, जो नाइपर नदी है वो यूक्रेन की सबसे लंबी क्या है? नदी। क्लियर है। तो यूक्रेन का जब आप ये वाला जो भाग देखेंगे, यूक्रेन का भाग है, यहाँ पे कई सारी नदियों ने मैदान बनाए हुए हैं, इसलिए यूरोप जो यूक्रेन है उसे विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है, या विश्व की रोटी की डलिया उसको कहा जाता है। किसको? यूक्रेन को। अच्छा, यूक्रेन के जो घास के मैदान है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसको बोलते हैं हम स्टेपी के नाम से उनको जाना जाता है। क्लियर है। यहाँ पर एक राजधानी बनी है मॉस्को। मॉस्को को हम बता चुके हैं 5 पत्तनों वाला नगर इसको कहा जाता है। किसको? मॉस्को को। अब देखते हैं, जब हम कुछ ऊपर चलेंगे तो ऊपर चलने पर हमको कुछ झीलें दिखेंगी। जैसे देखेंगे यहां पर एक झील बनी है लेक लडोगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है लेक लडोगा पे वो बनता है यूरोप की सबसे बड़ी झील, तो वो कौन सी है? लेक लडोगा। यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी झील तो इसी के पास में बनी है लेक ओनेगा। ये यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी क्या है? झील। अच्छा, यहां पर एक पर्वत बना हुआ है वल्दाई पर्वत रूस में। तो ये जो पर्वत है इससे कई महत्वपूर्ण नदियां यहां से निकली हो रही हैं। क्यों? कौन सी पर्वत से? वल्दाई पर्वत से। रूस में ही जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो देखेंगे यहां पर एक प्रायद्वीप बना है जिसका नाम है कोला प्रायद्वीप, रूस का हिस्सा है। और इसी का एक पोर्ट है जिसका नाम है मरमस्क। क्या नाम है? मरमस्क, जो रशिया का एकमात्र पोर्ट है। कहां पर? एकमात्र बंदरगाह है। कहां पर? आर्कटिक महासागर में स्थित एकमात्र क्या है? बंदरगाह। कौन सा? मरमस्क बंदरगाह एकमात्र बंदरगाह है जो आर्कटिक महासागर में स्थित है। किसका? रशिया का। क्लियर है। अब देखते हैं, यहां पर आते हैं, ये जो देश बना है इसका नाम है फिनलैंड। फिनलैंड के नीचे खाड़ी बनी है, फिनलैंड की खाड़ी। तो फिनलैंड की खाड़ी कौन से 2 देशों के बीच में है? तो ऊपर है फिनलैंड और नीचे है एस्टोनिया। इन दोनों देशों के बीच में कौन सी खाड़ी है? फिनलैंड की खाड़ी। यहां पर एक सागर बना है बाल्टिक सागर,
इसको हम बता चुके हैं। बाल्टिक सागर की बाउंड्री 3 देशों से लगती है, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया, और इन तीनों देशों को ही कौन से स्टेट कहा जाता है? बाल्टिक स्टेट कहा जाता है। एक और खाड़ी बनी हुई है यहाँ पे, गल्फ ऑफ रीगा। तो जो गल्फ ऑफ रीगा है वो 2 देशों के बीच में, एक है आपका लातविया और एक एस्टोनिया, 2 देशों के बीच में कौन कौन सी खाड़ी है? गल्फ ऑफ रीगा। अब देखेंगे जब आप ये फिनलैंड में देखेंगे तो बहुत सारी यहाँ पे झीलें बनी हुई हैं, इसलिए फिनलैंड को हजारों झीलों का क्या कहा जाता है? देश कहा जाता है। अच्छा, ये है स्वीडन, ये है फिनलैंड, इन दोनों के बीच में एक खाड़ी है जिसको बोलते हैं बोथनिया की खाड़ी। तो बोथनिया की खाड़ी कौन से 2 देशों के बीच में है? स्वीडन और फिनलैंड के बीच में। स्वीडन में 2 महत्वपूर्ण झीलें बनी है, एक का नाम है वेनर्न और एक का नाम है वेटर्न। 2 महत्वपूर्ण झीलें बनी है, वेनर्न और दूसरी कौन सी बनी है? वेटर्न। ये दोनों झीलें कहाँ की हैं? स्वीडन की। और एक बहुत महत्वपूर्ण पर्वत बना हुआ है यहाँ पे, स्कैंडेवियन पर्वत, इसी के नाम पे इन देशों को कौन से देश कहा जाता है? स्कैंडेवियन कंट्रीज कहा जाता है। उसमें 5 देश आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एक यहाँ पर है डेनमार्क, और एक ऊपर की तरफ पढ़ेंगे हम कौन सा? आइलैंड। ये 5 देश किस में आते हैं? स्कैंडेवियन देशों में आते हैं। क्लियर पॉइंट है? एक और पर्वत यहाँ पे बना हुआ है, उसको बोलते हैं जोलन माउंटेन, जो किस में आता है? नॉर्वे और स्वीडन में जो आती है। यहां पर देखेंगे ये है डेनमार्क, ये है स्वीडन, दोनों के बीच में एक ब्रिज टनल बनाया गया है जिससे स्वीडन और डेनमार्क को क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया गया। क्लियर है पॉइंट? अब जब हम इसके थोड़ा सा पश्चिम में चलेंगे तो यहां पे देखेंगे कुछ सागर आएंगे महत्वपूर्ण, कुछ जल संधि आएंगी जो हमारे एग्जाम के लिए वेरी वेरी क्या है? इंपॉर्टेंट। देखते हैं इनको क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं यहां पे। तो देखेंगे यहाँ पे एक सागर बना है जिसका नाम है कौन सा सागर? जिसका नाम है उत्तरी सागर, जिसका नाम है। अब देखेंगे ये है आपका ब्रिटेन, और यहां पर एक भाग है यहाँ पे उत्तरी सागर में जिसको बोलते हैं हम डोगर बैंक। इंपॉर्टेंट है बहुत पॉइंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। डोगर बैंक किस लिए प्रसिद्ध है? तो मछली उद्योग के लिए, मत्स्य पालन के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है कौन सा? डोगर बैंक। दूसरा क्वेश्चन आता है डोगर बैंक किस सागर में स्थित है? तो उत्तरी सागर में स्थित है कौन सा क्षेत्र? डोगर बैंक। किस देश के निकट है? तो ये है आपका ब्रिटेन, या जिसी को हम यूके भी बोलते हैं, तो इसके निकट है कौन सा? डोगर बैंक। अब देखेंगे यहां पर है उत्तरी सागर, और यहां पर एक और सागर है जिसको बोलते हैं इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सागर को जोड़ने वाली जो जल संधि है वो कौन सी है? डोवर जल संधि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जल संधि है डोवर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? डोवर जल संधि। दूसरा है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो उसका नाम भी क्या है? डोवर जल संधि। क्लियर है? अब देखते हैं ब्रिटेन में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो ब्रिटेन में जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है सेवर्न नदी। जो ब्रिटेन की जो सबसे बड़ी नदी है उसका नाम क्या है? सेवर्न नदी। लेकिन जो ब्रिटेन की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है उसका नाम क्या है? उसको बोलते हैं हम थेम्स। क्यों बोलना है इंपॉर्टेंट? क्योंकि जो लंदन है, ऑक्सफोर्ड है, रीडिंग शहर है, ये सब किस नदी के किनारे स्थित हैं? थेम्स नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, कुछ पर्वत भी है यहाँ पे। एक देखेंगे यहाँ पे पर्वत बना है पेनाइन पर्वत, एक देखेंगे यहाँ पर एक पर्वत बना है कैम्ब्रियन पर्वत। ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, कैम्ब्रियन। जैसे आपने कई जगह पढ़ा होगा कि कोयले की चट्टानें कैम्ब्रियन युगों में पाई जाती हैं। तो कैम्ब्रियन युग जो नाम पड़ा है वो किस पर्वत के आधार पर पड़ा है? इसी कैम्ब्रियन पर्वत के नाम पे पड़ा है, जो कहां पर आता है? ब्रिटेन में आता है। ऊपर एक और पर्वत बना है ग्राम्पियन पर्वत, जो किसमें आता है? स्कॉटलैंड में आता है। एक यहाँ पे चोटी बनी है जिसको बोलते हैं बेन नेविस, जो ब्रिटेन की सबसे ऊंची क्या है? चोटी। अच्छा, ये है एक आयरलैंड द्वीप है जिसपे 2 देश हैं। उत्तरी भाग को बोलते हैं नॉर्थ आयरलैंड और बाकी भाग को बोलते हैं आयरलैंड। उत्तरी आयरलैंड आता है यूके में और आयरलैंड एक अलग देश है। इस पूरे द्वीप को हम बोलते हैं एमराल्ड द्वीप भी इसको कहा जाता है। इसको क्या भी कहा जाता है? एमराल्ड द्वीप भी इसको कहा जाता है। आयरलैंड और यूके के बीच में एक सागर है जिसका नाम है आयरिश सागर। आयरिश सागर, और यहां पर एक और सागर बना है सेल्टिक सागर। एक सागर बना है सेल्टिक सागर। इन दोनों को जोड़ने वाली जल संधि है उसको कौन सी जल संधि बोलते हैं? तो उसका नाम है सेंट जॉर्ज चैनल। तो सेंट जॉर्ज चैनल किन दो को अलग करती है? तो एक आयरलैंड और एक किसको अलग करती है? ब्रिटेन को अलग करने वाली जल संधि कौन सी हो गई? सेंट जॉर्ज जल संधि। और एक और हमारा द्वीप रह गया है जिसका नाम है आपका आइसलैंड। तो आइसलैंड देखेंगे आप दक्षिण में आता है किसके? आर्कटिक में। बिल्कुल आर्कटिक पर ही स्थित है, लेकिन आर्कटिक के दक्षिण में स्थित है कौन सा द्वीप? आइसलैंड। अच्छा, आइसलैंड आर्कटिक सर्कल पर स्थित होने के बाद भी वहां का तापमान बहुत अधिक निम्न नहीं होता, क्योंकि वहां पर गर्म जलधारा का क्या रहता है? प्रवाह रहता है।
क्लियर है? तो ये हुआ हमारा यूरोप का फिजिकल मैप के बारे में। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मिलेंगे नए महाद्वीप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।